Nadir, son of Sabir, 45-year male, businessman by profession, married with 50 children, resident of Sargodha, presented in ER on 1st of November. Referred from Sargodha with complaint of severe headache for 1 day, vomiting 3 episodes in a day, and generalized weakness of left side for 1 day. इधर ही रुक जाए, पॉज करेंगे। ये क्या दोबारा बता? Severe headache for 1 day, vomiting for 1 day, 3 episodes, generalized weakness of left side for 1 day. लेफ्ट साइड की जनरलाइज वीकनेस, ये कुछ क्लियर नहीं हुआ मुझे बात। Weakness of left side. आज वीक जनरलाइज वीकनेस या वीकनेस ऑफ लेफ्ट साइड? पहले तो ये है कि जो Weakness of आप left जो लोग जो है ना वो अपनी इधर जगह देंगे उनको, जो आप अपनी कंप्लेंट बता रहे हैं ना उसमें ये दोनों चीजें कंट्रास्ट कर रही हैं, जनरलाइज वीकनेस एंड वीकनेस ऑफ लेफ्ट साइड। जब आप जनरलाइज वीकनेस कहते हैं तो इसका मतलब पूरी बॉडी की वीकनेस, तो जब आप लेफ्ट साइडेड कहते हैं तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, तो ये चीज नहीं करनी है जिससे आपकी दो चीजें कॉन्ट्रडिक्ट हो। अब आप मुझे बताएं दोबारा से सोच के कि लेफ्ट साइड की वीकनेस थी कितने दिनों की? 1 day. 1 डे की। हेडेक कितने दिनों की थी? 1 day. और वॉमिटिंग? 1 day. तो ये तीनों चीजें जो हैं वो 1 डे की थी। अब हम इसमें स्टेप 1 लेंगे, यानी कि कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है? सीएनएस इन्वॉल्व हो सकता है। सीएनएस में क्या चीजें हो सकती है, कौन सी डिजीज हो सकती है? तो ये तीनों चीजें कर सकती हैं। स्ट्रोक हो सकता है, उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर सबरेक्नोइड हेमरेज हो सकता है, उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर एसएल हो सकता है। वही बात आ जाती है, वही मैं बात कहूँगी हाँ कि कैटेगरीज अगर आप कर लें ना, जब हेमीप्लीजिया आ जाता है तो हेमीप्लीजिया का मतलब ये होता है कि अपर मोटर न्यूरॉन, तो अपर मोटर न्यूरॉन जो है उसमें सीएनएस की 6 कैटेगरीज है। उसमें ट्रॉमा है, ट्यूमर है, इन्फेक्शन है, इंफाक्शन है, डीजनरेशन है, डिफॉर्मेशन। अब ट्रॉमा, उसमें हम सिंपली हिस्ट्री में पूछ लेंगे कि वो गिरा तो नहीं था। 2 तरह के ट्रॉमा होते हैं, एक सबड्यूरल हेमाटोमा होता है और एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा। सबड्यूरल हेमाटोमा जो होता है वो आम तौर पे बूढ़े लोगों में होता है, एल्कोहलिक्स में होता है, ठीक है, और उसमें एक ल्यूसिड इंटरवल आ जाता है। ल्यूसिड इंटरवल का मतलब ये होता है कि मरीज जो है वो पहले कंफ्यूज होता है, उसको वीकनेस होती है, उसके बाद वो बेहतर हो जाता है, फिर दोबारा से वो उसी उसमें चला जाता है, वीकनेस में चला जाता है, कंफ्यूजन में चला जाता है। यूजुअली बूढ़े लोगों के अंदर होता है। और जो ब्रिजिंग वेन्स होती हैं आपकी, उसकी बेसिकली टीयर की वजह से होता है। एक्स्ट्रा ड्यूरल जो होता है वो यंगस्टर्स में होता है और वो मिडिल मेनिंजियल वेसल्स जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और सीटी के ऊपर जो है वो सब ड्यूरल जो होता है वो क्रेसेंट शेप की शक्ल में आपको नजर आ रहा होता है, और एक्स्ट्रा ड्यूरल जो होता है वो कन्वेक्स होता है, बाहर की तरफ। तो ट्रॉमा हो सकता है, उसमें सिंपली आपने ट्रॉमा की हिस्ट्री ली है। ट्यूमर प्राइमरी भी हो सकता है ब्रेन का, और सेकेंडरीज कहाँ से आते हैं? फीमेल में ब्रेस्ट से आ सकते हैं, मेल में प्रोस्टेट से आ सकते हैं, दोनों में लंग्स से आ सकते हैं, तो वो ब्रेन के अंदर। इसके अलावा एक्सेस भी हम एसओएल में ही लेंगे, ब्रेन एक्सेस। उसकी हिस्ट्री हम कैसे लेंगे? उसमें फीवर होगा, हाई ग्रेड विच इज जनरल। और इसके अलावा ये कि आमतौर पे कोई ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, कि उसको रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन हो रहा है, और उसके बाद अब ऑल ऑफ अ सडन उसको हेडेक और वॉमिटिंग शुरू हो गई, उसमें हमें एक सस्पिशन मिलता है कि शायद ये ब्रेन एक्सेस है। या नोज का कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि रिकरेंट उसको मतलब इन्फेक्शंस हो रहे हैं साइनसेस के या नोज के या ईयर के, या कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कोई क्रिबिफॉर्मस प्लेट जो एक्सोमाइड बोन की वो फ्रैक्चर हो गई है, और सीएसएफ राइनोरिया की वो हिस्ट्री देता है, और ये चलती आ रही है उसकी रिकरेंट इस तरह के इन्फेक्शन हो रहे हैं और साथ एकदम से जो है उसको सर में दर्द शुरू हो जाती है, तो वो भी सेरेब्रल एक्सेस कर सकती है। फिर उसके बाद इन्फेक्शन, कौन सा इन्फेक्शन है जो कि हेडेक के साथ, ब्रेन की बात होगी, हेडेक और वॉमिटिंग के साथ मेनिंजाइटिस करेगा, मेनिंगोएन्केफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस। वैसे तो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस भी हो सकता है और ट्यूबरकुलस भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा हमने ये देखा है कि ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस जो है उसमें फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो सकते हैं, इसमें हेमीप्लीजिया भी आ जाता है, और बाज़ वक़्त आपके एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि पेशेंट को टोसिस हो सकता है, टोसिस के साथ आ जाएगा, स्क्विंट के साथ आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि बुक वाइज अगर हम चलें तो दोनों हो सकते हैं, पायोजेनिक और ट्यूबरकुलस दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली हमने देखा है वो ये कि अगर हेडेक के साथ, बुखार के साथ, नेक स्टिफनेस के साथ पेशेंट को कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ जाता है तो वो टीबीएम होता है 90% केसेस, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, ठीक है।
फिर जनाब इंफाक्शन के अंदर जो है वो ऑब्वियसली कोई भी थ्रोम्बोएम्बोलिक स्ट्रोक हो सकता है, हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, जो कि पेशेंट को हेडेक, वॉमिटिंग ला सकता है और साथ ही ठीक है। और फिर डीजनरेटिव डिजीजेस आ जाती हैं और डीमाइलिनेशन आ जाती है। जो डीजनरेटिव डिजीजेस होती हैं वो आमतौर पे हेमीप्लीजिया, हेडेक, वॉमिटिंग नहीं करती हैं। डीजनरेटिव डिजीज से मेरी मुराद है कि जैसे कि अल्जाइमर है, वो डीजनरेटिव डिजीज है, मोटर न्यूरॉन डिजीज है, वो एक डीजनरेटिव डिजीज है जिसमें हेडेक, वॉमिटिंग नहीं आती आमतौर पर। और डीमाइलिनेटिंग डिजीज में मल्टीपल स्क्लेरोसिस में यूजुअली हेडेक, वॉमिटिंग नहीं होती है। फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स मिलेंगे आपको, रिमिटिंग रिलैप्सिंग पैटर्न के मिल सकते हैं कि जी पहले भी इसको ये हुआ, ठीक है, कोई नमनेस हो गई किसी हिस्से की, या कोई टोसिस हो गया, या कोई इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशंस हो गई, कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम उसको पास में हुई, ठीक हो गई, अब दोबारा हो, तो वो भी ऐसे ही प्रेजेंट कर सकते। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल कि आप सीएनएस की कैटेगरीज तो मैंने आपको बना के दे दी कि आपको कोई भी अपर मोटर न्यूरॉन टाइप कोई सीएनएस की कंप्लेंट आती है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट आती है, तो ये 6 कैटेगरीज में से ही आपने ढूंढना, ठीक है। और उसके बाद आपने इसी से रिलेटेड जो है वो सवाल करते जाने। लेट्स से कि ट्रॉमा आपका पहला आपने बनाया कैटेगरी, तो उसमें आप क्या सवाल पूछोगे बड़ी से कि आप गिरे तो नहीं गिरे, और गिरे थे तो कोई ल्यूसिड इंटरवल था या नहीं था, सिंपल। ट्यूमर है तो उसमें सिंपली आपने जो है उससे पूछना है कि कोई पुरानी हेडेक्स तो नहीं इसको चलती है, उसके साथ हेडेक्स के साथ कोई वॉमिटिंग, ठीक है, और उसके साथ कोई सिंकपल अटैक्स तो नहीं होते रहे, कोई फिट्स की हिस्ट्री तो नहीं रही, कोई और फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट तो नहीं कभी रहा, और इसके अलावा ये कि सेकेंडरीज के लिए आपने पूछ लेना कि कोई सांस का प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा, स्मोकर तो नहीं है, प्रोस्टेट की हिस्ट्री पूछ लेनी, ठीक है, कि स्ट्रीम कैसी है, वीक तो नहीं है, पोस्ट मैच्योरेशन ब्रीडिंग तो नहीं है, सही है। और फीमेल अगर है तो कोई लम्प्स वगैरह ब्रेस्ट के अंदर तो नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ब्रेन एब्सेस है तो आप पूछ लेंगे कि ईयर इन्फेक्शंस तो नहीं रहते, रिकरेंटली ईयर डिस्चार्ज या कोई कान में दर्द वगैरह, या साइनस का प्रॉब्लम तो नहीं रहता, पीछे केरा तो नहीं गिरता रहता, या कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट तो नहीं हुआ जिसमें से कोई नाक में से कुछ ना कुछ बहता रहता हो, प्लेट ऑफ एक्समाइड बोन्स का फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये सारी चीजें, और हाई ग्रेड फीवर की हिस्ट्री में मिलेगी, ठीक है। इन्फाक्शन में क्या होगा कि बड़ी बड़ी सडन हिस्ट्री होगी, आप पूछेंगे क्या कर रहे थे तुम इसमें, तो वो कहेगा कि जी मैं खाना खा रहा था, एकदम से मेरे हाथ से छूट के गिर गया खाना या चम्मच, ठीक है, या मैं बाथरूम में नहा रहा था मैं गिर, तो बड़ी बड़ी सडन सी हिस्ट्री होगी। पॉज कर, हमारी क्लास में जरा डिस्टर्बेंस होती रहती है, छोटी ऑन कर दें, तो आप वो पूछ लेंगे। और अगर मेनिंजाइटिस का आपके दिल में ख्याल है तो आप ये पूछ लेंगे गर्दन के पट्टे तो नहीं अकड़ गए थे, वॉमिटिंग हो रही थी या नहीं हो रही थी, और बुखार था या नहीं था। अगर 2-3 दिनों की हिस्ट्री है तो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है, लेकिन जब 7 दिन से ज्यादा की हिस्ट्री है तो फिर आप जरूर सोच लीजिएगा टीबी है, सही है। अब हम देखते हैं इन्होंने क्या जी। My patient is in usual state of health 9 days back. Then he developed headache which is sudden and severe in onset. Specific in temporal lesion throbbing in nature. Came initially headache is for 1 day but continues for 6 to 7 days. मतलब उस time के अंदर. Off and on and according to patient intensity of the headache is 10/10. Progressive in nature, no aggravating factor but somewhat relieved on medications. Associated with vomiting, which is sudden in onset, 3 episodes a day, adequate in amount up to 3/4 of a cup, not associated with food intake, non-progressive, no aggravating relieving factors. Headache is also associated with weakness of left side weakness, which is sudden in onset for 1 day, not associated with fits, altered behavior, any kind of jerky movements and diplopia, but associated with history of fall during बात के दौरान वो गिरा, और उस वक्त उसको जब वो उठे आप तो आपको कमजोरी हो चुकी हुई थी, उल्टी तरफ जी। आप नहा रहे थे उस वक्त? नहीं, मैं नहाने के लिए गए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ जरा बताएंगे दोबारा से? जी, मैं नहाने के लिए गया कि बस में अंदर इसको नहीं लगा ना, तो थोड़ी देर बाद मेरा सर बहुत ज्यादा स्ट्रेन था, और आप गिर गए, और जब आप गिरे हैं तो उसके साथ ही आपको कमजोरी भी हो गई उल्टी तरफ की? जी, मैं गिरा हूँ तो उसके साथ अब मेरा इसने काम करना छोड़ दिया। अच्छा, तो ये देखें आप सडन हिस्ट्री है, और ये किस तरफ जा रही है? स्ट्रोक की तरफ, और स्ट्रोक के अंदर आपका आ जाता है थ्रोम्बोएम्बोलिक एंड हेमरेजिक,
ठीक है, तो ये तो क्लियर कट पता चल गया ना कि ये स्ट्रोक है, क्योंकि ट्रॉमा की हिस्ट्री जो है वो इसमें नहीं थी। अगर अगर आप ये सोचें कि ट्रॉमा की वजह से इसको ये वीकनेस हुई है तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसमें ये चीज जस्टिफाई नहीं हो रही जो वो कह रहा है कि मुझे 5-6 दिनों से सर में दर्द हो रही है, उसकी क्या रीजन है? ट्रॉमा के अंदर तो हेडेक नहीं होगी ना, अगर सिंपली गिरने की वजह से कोई कलेक्शन हो गई है ब्रेन में एक्स्ट्रा ड्यूरल या सब ड्यूरल, तो उसमें जो 5-6 दिनों से सर में दर्द हो रही थी वो एक्सप्लेन नहीं होती। अच्छा, ये तो आपको सर में दर्द जो शुरू हुई थी, एक तो आप नहाने के लिए जब गए हैं तब आपको दर्द शुरू हुई थी, उससे पहले भी हो रही थी कुछ दिनों से? जी मुझे एक हफ्ते से क्या था, मेडिसिन ले रहा था इंटरनेशनल से, तो उन्होंने मुझे ना नॉर्मल 3-4 दिन मेरा ब्लड प्रेशर हाई था, फिर नॉर्मल रहा। मैं कैदगी से चेक कराता रहा 3 दिन, और तो कोई मसला नहीं है ब्लड प्रेशर का ना, ठीक है। फिर उसमें मैं इसी और उल्टियां भी पहले से आ रही थी आपको? नहीं, उल्टी तो आई नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं आई आपको, तो आप वॉमिटिंग खाका बना के बैठे? आपने बताया था कि जब आपको इंजेक्शन लगा था तो आपको उल्टी आई जी थी। यहाँ आके इंजेक्शन लगाया, जो मैंने लगाया मुझे पेन किलर के दौरान मुझे होता है। आमतौर पे होता है ये कि जो ओपियोइड्स होती है ना जब आप लगाते हो तो उसके साथ वॉमिटिंग होती है, तो हम हमेशा मॉर्फिन मार्जिन या टोराडोल मार्जिन ये इस तरह से लगवाते हैं। तो ये इसीलिए मैंने कल भी कहा था, जो बच्चे मेरी क्लास में थे, कि हिस्ट्री टेकिंग इज एन आर्ट, ठीक है ना। होता ये है कि आप लोग कुछ बता रहे होते हैं और उसके बाद जब एग्जामिनर क्रॉस क्वेश्चन करता है तो मरीज की एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्टेटमेंट आ रही होती है, तो वो एक बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ता है कि यार इस बच्चे ने हिस्ट्री सही नहीं ली। अब रीजन बीइंग कि वो उसकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर प्रॉब्लम होता है, वो मरीज उसको प्रॉपरली या तो डॉक्टर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि ये क्या पूछ रहा है, या डॉक्टर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि मरीज क्या कर रहा है। तो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है, ये जो कम्युनिकेशन गैप है, इसको किस तरह फिल इन किया जा सकता है? रिपीटेडली आस्क द क्वेश्चन, इफ यू आर नॉट श्योर कि मरीज जो है उसको समझ आ रही है आपकी बात की, आप उसको दोबारा से पूछें कि आपको वॉमिटिंग जो थी वो कब हुई थी, ठीक है, आप दोबारा बताएं सोच के, और रिपीटेडली टेक द हिस्ट्री, ताकि आपका ये स्किल जो है वो बेहतर हो जाए, ठीक है। तो हेडेक उनको पहले से हो रही थी, लेकिन डॉक्टर्स जो भी उनके लोकल थे उन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर आपका हाई नहीं है, वो नॉर्मल है, तो दवाई वो देते थे, दर्द की दवाई देते थे डॉक्टर्स जो थे। दर्द की दवाई तो नहीं, किस चीज की? ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दी थी। तो जब वो कह रहे हैं कि नॉर्मल है तो फिर ब्लड प्रेशर की दवाई क्यों? उन्होंने कहा कि आप खाएं, तो खा के जो है ना मुझे 2-3 दिन बाद बताएं। तो उससे बेहतर हुई दर्द पे? दर्द तो मेरी बेहतर, मैंने आपको कहा ना कि दर्द तो एक मामूली चीज है, हल्का फुल्का दर्द होता रहता था, हाँ, लेकिन वो ना बर्दाश्त करने वाला दर्द नहीं। ना बर्दाश्त करने वाला उस वक्त हुआ जब आप वॉशरूम में गए, जो मैं उससे पहले हल्का फुल्का दर्द आपको रहता था, तो और कितने अरसे से रहता था? ये तकरीबन एक हफ्ते से दर्द था, और इस दौरान में आपने बीपी चेक करवाया और उन्होंने बीपी जो है उस पर कोई तबसरा नहीं किया, बल्कि दवाई दे दी और कहा ये खाओ? सबसे ऐसे किया ना उन्होंने कि मुझे उन्होंने चार्ट दिया, उन्होंने कहा कि आपने इतना बीपी इस पे चेक लिखना है, ठीक है, चेक करना और लिखना है। सही है। मैं चेक करता रहा हूँ 140, ठीक है, 150, 140, फिर उसके बाद आ गया वो आया था 130, 130, फिर आहिस्ता आहिस्ता 120। लेकिन बीच में कुछ रीडिंग्स आपकी हाई भी है, हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट वाज हाइपरटेंसिव, ऑल्दो ही वाज इन माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी ऑफ हाइपरटेंशन, और उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर जो है वो सडनली शूट किया है और वो ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद ही प्रेजेंटेड विद लेफ्ट साइडेड वीकनेस। सो इसमें ट्रॉमा की हिस्ट्री एज सच नहीं है कि आप ये कहें कि ट्रॉमा की वजह से ये सारा कुछ हुआ। हम ज्यादा टॉप ऑफ द लिस्ट जो है उसको रखेंगे कि स्ट्रोक, और ट्रॉमा को हम डाउन द लिस्ट रखेंगे, क्योंकि हाइपरटेंशन की जब आपको हिस्ट्री मिल जाती है तो फिर आप स्ट्रोक की तरफ जरा ज्यादा चले जाते हैं रादर देन ट्रॉमा, ठीक है। ऑल्दो वी विल कीप दैट इन द लिस्ट। अच्छा, और इसके अलावा हम क्या पूछेंगे स्ट्रोक को मजीद वैलिडेट करने के लिए, और बाकी की जो कॉजेज हमने डिफरेंशियल बनाया है उनको रूल आउट करने के लिए? Not associated with fever, fasciculations, numbness, wasting, pain, muscles, any kind of rash. अच्छा, अब देखिए इसमें कुछ चीजें हैं जो ये बड़ी अजीबोगरीब पूछ रही हैं। मतलब वेस्टिंग क्यों पूछी इन्होंने, इनके ज़हन में क्या था? What was in your mind? मैंने कल ये कहा था कि जो भी सवाल आप पूछे उसकी एक रैशनैलिटी, एक लॉजिक आपके ज़हन में होनी चाहिए। सिर्फ आपने मतलब फॉर द सेक ऑफ आस्किंग नहीं पूछना, यू नॉट एक्चुअली फुलफिलिंग एनी रिचुअल,
ठीक है ना, फेसिकुलेशन वेस्टिंग क्यों पूछा आपने, जबकि उसके कंप्लेंट्स ही सारी अपर मोटर वाली हैं, और ये दोनों चीजें जो है वो लोअर मोटर लीजन्स में आती हैं, और ये साइंस हैं बेसिकली, दीज आर नॉट द सिम्टम्स जिनको आपने पूछना है, इनको तो आपने इलिसिट करना है। तो व्हाई डिड यू आस्क दिस क्वेश्चन? सो यू शुड नॉट हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। जी, फीवर मैं मानती हूँ कि फीवर इन्होंने पूछा कि मेनिंजाइटिस को इन्होंने एक तरह से रूल आउट कर लिया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 5-6 दिनों से मुझे हेडेक हो रही थी, तो इसलिए इन्होंने फीवर के बारे में पूछा कि कहीं फीवर तो नहीं था उसके साथ। ठीक है, व्हाट एल्स? रैश रैश क्यों पूछा? मेनिंजाइटिस की रैश भी रहती है, मेनिंगोकॉक्सिनिया के अंदर रैश हो जाती है। हाँ ठीक है, आगे ENT डिस्चार्ज, ईयर नोज या थ्रोट का कोई भी डिस्चार्ज, वो इन्होंने पूछा SOL वगैरह को देखने के लिए, क्योंकि ब्रेन एब्सेस तो नहीं डेवलप हो गए। ठीक है, और नेक्स्ट स्टिफनेस मेनिंजाइटिस के लिए आ गया, वो नहीं थी। हाँ वो नहीं थी। ठीक है, कोई गर्दन में कड़ाव वगैरह तो आपको नहीं हुआ था उसके बाद, गिरने के बाद? गिरने के बाद नहीं हुआ मैडम। और यहाँ को छोड़े ना, पहले हम कोई पुरानी बातें आपसे पूछ रहे, माजी की बातें, कि कोई कड़ाव वगैरह तो नहीं महसूस हुआ? नहीं महसूस हुआ। कोई नाक कान गले का प्रॉब्लम तो नहीं था आपको पहले? नहीं। कोई केरा गिरता हो पीछे, या कानों में से कोई पानी वगैरह आता हो, या दर्द होती हो? नहीं, कुछ भी नहीं होता था। जी, और लास्ट में मैम प्रोजेक्ट आई हूँ। हाँ, और इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वो भी आपने पूछना है। वो नहीं, ठीक है, कि पहले कभी कोई सिंकपी फिट्स वगैरह हुए या नहीं हुए, ये सारी चीजें जो है वो आपने पूछनी है। स्ट्रोक को वैलिडेट करने के लिए मजीद आपने और क्या पूछना है? ये तो हमने रूल आउट कर ली ना सारी चीजें, हमने ट्रॉमा रूल आउट कर लिया, ट्यूमर का हम पूछेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ ट्यूमर का, सेकेंडरीज का आपने पूछना है सिस्टमेटिकली, प्रोस्टेट के हवाले से, लंग्स के हवाले से पूछना है, और इन्फेक्शन का हमने पूछ लिया, इन्फाक्शन के बारे में और क्या सवाल करेंगे टू फर्दर कंफर्म प्रीवियस स्ट्रोक हिस्ट्री, डायबिटीज यस, रिस्क फैक्टर्स क्यों नहीं पूछ रहे? शुगर का मसला नहीं, ब्लड प्रेशर का तो आपने बता दिया, ऊपर नीचे रहता था, और क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? पास्ट मेडिकल में पूछा था, हाइपरटेंशन एक्टिव है, डायबिटीज नहीं, हाइपरटेंशन तो है, न्यूली डायग्नोस्ड है, पहले नहीं थी, तो वो डायबिटीज नेगेटिव है इनको, लेकिन फिर भी अगर न्यूली डायग्नोस्ड भी है तो रिस्क फैक्टर तो आ गया ना। और क्या रिस्क फैक्टर है इसमें? अब एट्रियल फिब्रिलेशन तो ऐसे तो नहीं पूछ सकते ना कि आपको एट्रियल फिब्रिलेशन है, आप यही पूछ सकते हैं कि कोई दिल का मसला तो नहीं है आपको। तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि आप जो रिस्क फैक्टर पूछना चाह रहे हो उसको आपने वर्ड्स में किस तरह शक्ल दी। तो दिल का मसला था, कोई पहले दिल का मसला नहीं। और क्या रिस्क फैक्टर? स्ट्रोक का, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम्स पूछा, सिगरेट या हुक्का पीते थे? ठीक है, वो पर्सनल हिस्ट्री में आते हैं। हाँ, वो नहीं पीते थे। तो लेकिन हाइपरटेंशन, एज एंड मेल सेक्स, खानदान में किसी को कोई फालिज या दिल का मसला आपसे पूछ रहे? नहीं। तो 3 तो आपके पास रिस्क फैक्टर्स आ गए हैं, सही है? वो तो डिफरेंट 3 पॉइंट्स में नहीं आ जाएंगे, जैसे नो फैमिली हिस्ट्री, नो पर्सनल स्मोकिंग हिस्ट्री, वो तो उस चीज के अंदर आ जाएगा, तो उसको भी हम लोग ऊपर सिस्टम के अंदर मतलब नॉट एसोसिएटेड के अंदर रूल आउट करते हैं। अच्छा, अब इसमें ये बच्चे मेरे से बड़ा सवाल करते हैं, तो अगर आप इसको इसमें प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के अंदर ही बताना चाह रहे हो तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि आप ये बता दो कि पेशेंट वाज न्यूली डायग्नोज्ड हाइपरटेंसिव, however he was not diabetic and non-smoker, and there was no family history of stroke, ischemic heart disease, or there was no history of ischemic heart disease in the patient as well. तो वो जरा ज्यादा आसान हो जाएगा ना मेरे लिए अंडरस्टैंड करना। मैं इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ कि देखो, आपने अपने एग्जामिनर को ना एक डिश पका के पेश करना, ठीक है? आप वो डिश पका के आप जितने अच्छे तरीके से उसको पेश करोगे, एग्जामिनर को जितनी कम तकलीफ होगी उसको खाने में, और वो जितना रिलैक्स होकर उसको खाएगा उतनी नंबर आपको देगा। तो उसमें डिश पकाने में आपने ये करना है कि आपने उसको हलवा जिस तरह पका के नहीं दे देते, यानी कि जो आप सोच रहे हो और जो वो पूछना चाह रहा है वो सारी चीजें उसको अगर पहले पैराग्राफ में ही मिल जाती हैं तो ये कितना आसान हो जाएगा ना काम। मिसाल के तौर पर उसने कहा हेमीप्लीजिया, अब मैंने ये सोच लिया कि ये स्ट्रोक का जिक्र कर रहा है, क्योंकि जो इसकी हिस्ट्री दे रहा है सडन ऑनसेट, पेशेंट एकदम से गिर गया, तो सारा स्ट्रोक की तरफ जा रहा है ना। तो अगर ये मुझे बता देगा कि माय पेशेंट वाज हाइपरटेंसिव ऑल्दो ही वाज नॉट डायबिटिक and he was not smoker, there was no family history of any stroke or ischemic heart disease, and there was no history of ischemic heart disease in the patient, and he had this fall in the washroom, and after that
ही डेवलप दिस वीकनेस। आसान हो गया ना काम, बजाय इसके कि मुझे स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन दे के पास हिस्ट्री में ये मुझे बताए कि ठीक है प्रिंसिपली यू आर राइट, आप सही हैं, आपको ये नहीं कोई कह सकता कि आप गलत हैं, लेकिन मेरे लिए जरा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे अगर आप सारी चीजें शुरू में ही बता दोगे कि भाई ये स्ट्रोक है और ये बाकी चीजें नहीं है, आसान हो गया ना काम। तो इसलिए कर आप दोनों तरीके से, सही है, ठीक है, बस पॉज करते हैं।